नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया अजरबैजान के बीच चल रहे महायुद्ध की। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में अभी तक कितने लोगों की जान चली गई है? अजरबैजान ने UAV के जरिए आर्मेनिया के कितने सैन्य ठिकानों पर अटैक किया? अजरबैजान की मिसाइल ने स्टेपनकार्ट में अब तक कहां पर तबाही मचा दी है? जंग से जुड़ी हर बड़ी खबर आप देखिए न्यूज टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में। नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान आर्मीनिया के बीच 33 दिनों से लड़ाई जारी है। रूस अमेरिका की तरफ से सीज फायर कराने के बाद भी दोनों देशों के बीच जंग थमी नहीं। जंग में अब तक 68,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जंग से नागोर्नो काराबाख में भारी तबाही हो रही है। अजरबैजान के TB2 UAV ने आर्मेनिया के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला बोला। एक के बाद एक अजरबैजान के UAV ने आर्मेनिया के कई ठिकानों को घातक हमले में तबाह कर दिया। अजरबैजान के हमले में आर्मेनिया के कई सैन्य बेस को भी भारी नुकसान हुआ है। आर्मेनिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने अजरबैजान के AN-2 एयरक्राफ्ट को आसमान में ही तबाह कर दिया। आर्मेनिया की UAV से AN-2 एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया गया और चंद सेकंड में अजरबैजान का फाइटर जेट आसमान में ही तबाह हो गया। अजरबैजान की आर्मी ने गुब्दली इलाके में आर्मेनिया की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। गुब्दली में कई फ्रंट पर आर्मेनिया की सेना हारने के बाद पीछे हट गई है। इस दौरान आर्मेनिया के टैंकों और दूसरे हथियारों पर अजरबैजान की फौज ने कब्जा कर लिया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के सैनिक नागोर्नो काराबाख के दक्षिण पूर्व इलाके में आमने सामने हैं। दोनों देशों की सेनाएं इस इलाके पर कब्जे के लिए एक दूसरे पर भारी फायरिंग कर रही हैं। यहाँ दुश्मन पर हमले के लिए तोप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अजरबैजान की सेना ने काराबाख में आर्मेनिया की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के मारे गए सैनिकों का वीडियो जारी किया है। अजरबैजान का दावा है कि उसके हमले में सैकड़ों आर्मेनियाई सैनिक मारे गए हैं। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख में चल रही जंग का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में अजरबैजान की सेना आर्मेनिया की फौज पर कहर बरपाती नजर आ रही है। इस प्रोपेगेंडा वीडियो में अजरबैजान के सैनिक दुश्मन को सबक सिखाने का संदेश देते दिख रहे हैं। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनकर्ट पर फिर हवाई हमला किया है। इस हवाई हमले में एक अस्पताल की बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई। अजरबैजान पर पहले भी स्टेपनकर्ट में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगता रहा है। अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। अजरबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया की फौज लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। अजरबैजान के मुताबिक आर्मेनिया की फायरिंग में उसके 70 नागरिक घायल हो गए हैं। पाकिस्तान की संसद में कैसे खुली इमरान सरकार की पोल? पाकिस्तान संसद में क्यों लगे मोदी के नारे? चीन ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में उतारा है? चीन पाकिस्तान से जुड़ी हर बड़ी खबर आप देखिए न्यूज टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश में। पाकिस्तान की संसद में नवाज शरीफ की पार्टी के सांसद ने कहा कि भारत के खौफ के कारण पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया था। सांसद अयाज सादिक ने संसद में कहा कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि पाकिस्तान ने अगर रात 9 बजे से पहले अभिनंदन को रिहा नहीं किया होता तो भारत हमला कर देता। पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के सांसदों ने मोदी के नारे लगाए। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जब संसद में बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी सांसदों ने मोदी के नारे लगाए। कुरैशी अभिनंदन की रिहाई पर विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे। पाकिस्तान भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में जुटा है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज LOC का दौरा कर सकते हैं। बाजवा जंगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए LOC का लगातार दौरा कर रहे हैं। चीन के बाद समंदर में आज पाकिस्तान युद्ध की तैयारियों में जुटा है। उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना ने युद्धाभ्यास किया। पाकिस्तानी नेवी ने इस लाइव फायर ड्रिल में जमकर गोलीबारी की। भारतीय हमले की आशंका से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के फेम इमरान खान पर मुस्लिम देशों का लीडर बनने की हनक सवार हो गई है। इमरान खान ने मुस्लिम देशों के प्रमुखों को चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में इमरान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ मिलने और लड़ने की अपील की है। पाकिस्तान में कश्मीर के मुद्दे पर चल रहे इंटरनेशनल सेमिनार में जय श्री राम के नारे लगे। सेमिनार में जब पाकिस्तान के अधिकारी कश्मीर के मुद्दे पर बोल रहे थे उसी वक्त जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। जूम ऐप पर चल रहे इस सेमिनार को हैकर्स ने हैक कर लिया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। सऊदी अरब में अगले महीने होने वाली G20 सम्मेलन से पहले जारी नक्शे में गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से अलग दिखाया गया है। सऊदी अरब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को झटका दे चुका है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। अमेरिका ने चीन के लिए काम करने वाले 8 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इन 8 लोगों पर अमेरिका में रह रहे चीन के लोगों को धमकाने, परेशान करने और चीन लौटने का दबाव बनाने का आरोप है।
चीन ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर शैंडोंग के समंदर में सफल टेस्टिंग की है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरह से चीन में बनकर तैयार हुआ है। शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर पर 50 लड़ाकू विमान तैनात हैं, जिनमें 36 J-15 हैं। शैंडोंग पर 8 Z-18 और 4 हर्बीन Z-9 लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। डेटा सुरक्षा पर गूगल और पेटीएम के प्रतिनिधियों से संसदीय समिति आज पूछताछ करेगी। सीबीआई जांच से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बंगाल में राजनीतिक हत्याओं पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। राज्यपाल धनखड़, देश के इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए। डेटा सुरक्षा को लेकर गूगल और पेटीएम के प्रतिनिधि आज संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। समिति ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम के प्रतिनिधियों को 4 नवंबर और ओला उबर के प्रतिनिधियों को 5 नवंबर को उपस्थित होने को कहा है। वहीं एयरटेल और ट्रूकॉलर के प्रतिनिधियों को 6 नवंबर को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं को लेकर आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और बंगाल में हो रही राजनीतिक हत्याओं की जानकारी देंगे। राज्यपाल जगदीप धनखड़ राजनीतिक हत्याओं को लेकर कई बार ममता सरकार की तीखी आलोचना कर चुके हैं। राजस्थान में राजधानी जयपुर समेत जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर नगर निगम चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में 1 नवंबर को जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगम में सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। 3 नवंबर को सभी नगर निगमों की मतगणना होगी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति में हुई गड़बड़ी के मामले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को प्रलोभन देने का आरोप लगा है। ग्वालियर से एसपी उम्मीदवार रोशन मिर्जा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने मुझे फोन करके चुनाव न लड़ने के लिए कहा और इसके बदले पार्षदी का टिकट दिलाने का प्रलोभन दिया है। साथ ही मुझे फोन पर 10 लाख रुपए की पेशकश की गई थी, जिसे मैंने ठुकरा दिया। पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए यूपी नहीं भेजे जाने पर कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने प्रियंका गांधी को पत्र लिखकर पंजाब सरकार पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया है। अलका ने पत्र में लिखा है कि आपकी पार्टी निर्लज्जता के साथ मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी के साथ खड़ी है। हैदराबाद पुलिस ने अंतर्राज्यीय किडनैपर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए अगवा डॉक्टर को छुड़ा लिया है। अपहरणकर्ताओं ने अगवा डॉक्टर के घर फोन कर 10 करोड़ की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर की पत्नी का रिश्तेदार ही अपहरण कांड का मास्टरमाइंड था, जो अभी भी फरार है। पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के पंचकुला में 70 गायों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा गायों की हालत गंभीर बनी हुई है। रात में चारा खाने के बाद 100 से ज्यादा गायों की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें 70 ने दम तोड़ दिया। 30 गायों का इलाज चल रहा है। सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। देश भर में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,000 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 500 लोगों की मौत हो गई है। इनको मिलाकर कोरोना का आंकड़ा 80 लाख के पार पहुंच गया है। देश भर में अब तक कोरोना से 1,20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव में कितना मतदान हुआ? दूसरे चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर एडीआर की रिपोर्ट में किस बात का बड़ा खुलासा हुआ? और अभिनेत्री अमीषा पटेल ने किस नेता पर लगाया गंदे बर्ताव का आरोप? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें कौन सी इस वक्त की? न्यूज टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों पर 53.46% मतदान हुआ। कुल 57 विधानसभा क्षेत्रों में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। मतदान के दौरान कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। कुछ जगहों पर आपसी झड़प हुई। बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग बांका में हुई। बांका में 59.57% वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग मुंगेर में हुई। मुंगेर में 47.36% वोटरों ने मतदान किया। दोहरैया विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 62.5% मतदान हुआ, जबकि संदेश विधानसभा में सबसे कम 43.8% मतदान हुआ। पहले चरण की वोटिंग के बाद कुल 1066 उम्मीदवारों की किस्मत स्ट्रांग रूम में बंद हो गई है। स्ट्रांग रूम में 3 लेयर की सुरक्षा की गई है। ईवीएम को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की विशेष निगरानी में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। बीजेपी ने पहले चरण के मतदान से पहले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए राहुल गांधी के ट्वीट पर चुनाव आयोग से आपत्ति जताई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर मतदान के दिन वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले दागी उम्मीदवारों पर एडीआर ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि दूसरे चरण के लिए आरजेडी ने सबसे अधिक दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण के 1463 उम्मीदवारों में से 502 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 502 उम्मीदवारों में से 389 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे चरण में आरजेडी के 36 और बीजेपी के 29 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद से एलजेपी उम्मीदवार प्रकाश चंद्रा पर बदसलूकी का आरोप लगा है। अमीषा पटेल ओबरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे प्रकाश चंद्रा के लिए प्रचार करने गई थी। अमीषा ने मुंबई लौटकर कहा कि प्रकाश का बर्ताव बेहद गंदा था। बेगूसराय में चुनाव प्रचार करने पहुंचे जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आरसीपी सिंह के सामने पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुंगेर में हुई हिंसा को लेकर हंगामा किया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। अब तक बीजेपी के 5 स्टार प्रचारक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और अब दिल्ली मुंबई की बड़ी खबरें। दिल्ली में कहां पर मिले 62 करोड़ रुपए? दिल्ली के हिंदुराव अस्पताल के डॉक्टर्स ने क्यों खत्म की हड़ताल? सुशांत की बहनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में क्यों दायर की है याचिका? दिल्ली मुंबई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली मुंबई में आप देखिए। आयकर विभाग ने दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एंट्री ऑपरेटर संजय जैन के घर छापा मारकर 62 करोड़ कैश जब्त किया है। फर्जी बिलिंग की शिकायत के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने संजय जैन के 42 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में 500 करोड़ की फर्जी बिलिंग का खुलासा भी हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इन चारों विधायकों पर कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी कर एमसीडी मुख्यालय पर प्रदर्शन और हंगामा करने का आरोप है। हंगामे के दौरान इनकी पुलिस से झड़प भी हुई थी। झड़प में 9 पुलिस वाले घायल हो गए थे। दिल्ली के हिंदुराव अस्पताल में 24 दिन से जारी डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई। 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने के बाद डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। नगर निगम की तरफ से सैलरी मिलने का आश्वासन मिलने के बाद डॉक्टर काम पर लौट आए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 26 अक्टूबर को रोहिणी से किडनैप नाबालिग बच्ची को किडनैपर से छुड़वा लिया। पुलिस ने बदमाशों के चंगुल से 5 और बच्चों को छुड़ाया है। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने रिया चक्रवर्ती की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। सुशांत की बहनों के खिलाफ सितंबर में रिया चक्रवर्ती ने एफआईआर दर्ज कराई थी, इसीलिए उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश त्यागी को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 नियुक्तियों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रपति से वीसी के खिलाफ जांच की इजाजत मांगी थी। राष्ट्रपति की इजाजत के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस बार दिवाली पर दिल्ली में सिर्फ ग्रीन पटाखों के प्रोडक्शन, बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत दी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि सूबे में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की ही इजाजत मिलेगी। दिल्ली सरकार 3 नवंबर से एंटी क्रैकर अभियान की शुरुआत भी करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण मामले में सुनवाई के लिए संविधान पीठ बनाने और मामले की सुनवाई पर रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के वकील के पेश नहीं होने पर सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी थी। मुंबई से सटे पालघर में पुलिस ने छापेमारी कर 76 लाख का तंबाकू और पान मसाला जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। महाराष्ट्र में तंबाकू और पान मसाले पर बैन है। और अब बात करते हैं अन्य राज्य के। आंध्र प्रदेश के सीएम ने आखिरकार क्यों लिखी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को चिट्ठी? मुंबई से कब से शुरू होगी लोकल? मध्य प्रदेश में कैसे भीड़ जुटा रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार प्रभु राम चौधरी? अन्य राज्यों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है? न्यूज़ टॉप 9 अन्य राज्य में आप देखिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से पत्र लिखकर ऑनलाइन गेम्स और सट्टेबाजी से जुड़े ऐप्स को सूबे में ब्लॉक करने की अपील की है। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने भी पबजी जैसे ऑनलाइन गेम्स को बैन किया था। सेंट्रल रेलवे मुंबई से उसके आसपास के इलाकों को जोड़ने वाली ट्रेनों को शुरू करने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम आदमी के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र के पुणे में पेपर गोदाम में सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखते हुए आसपास की इमारतों को आनन फानन में खाली कराया गया। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई से सटे कल्याण में अमेरिका से लौटे एक युवक की 17वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई। लॉकडाउन की वजह से मृतक का परिवार 4 महीने पहले ही अमेरिका से कल्याण लौटा था। मृतक मतमेद ने 10वीं तक की पढ़ाई अमेरिका में की थी और इस साल 11वीं में कल्याण में एडमिशन लिया था। महाराष्ट्र के परभणी से शिवसेना सांसद संजय जाधव ने अपनी जान का खतरा बताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। संजय जाधव ने आरोप लगाया है कि नांदेड़ के एक गैंग को उन्हें मारने के लिए 2 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई है। पुलिस ने संजय जाधव की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसको साबित किया है हैदराबाद की रमा देवी ने, जिन्होंने दिव्यांगता को मजबूरी नहीं बल्कि अपनी मजबूती बना ली। 2 साल तक ट्राईसाइकिल से शहर में घूम घूम कर भीख मांगी और भीख में मिले पैसों से फल का ठेला खरीदकर औरों को खुद के पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दे रही हैं।
राजस्थान के अलवर जिले में एक कथित धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। मेमचंद नाम के दलित ने आरोप लगाया है कि उसे जबरन मुस्लिम बनने के लिए मजबूर किया गया। मेमचंद ने अलवर कोर्ट में हिंदू धर्म में वापस लाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तेलंगाना के वारंगल में 9 प्रवासी मजदूरों की हत्या के आरोपी संजय यादव को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। संजय ने एक शख्स की हत्या को छिपाने के लिए 9 प्रवासी मजदूरों के खाने में नींद की दवा मिलाई थी और बेहोश होने पर सबको बारी बारी से कुएं में फेंककर हत्या कर दी थी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और उम्मीदवार लोगों को जुटाने के लिए हर तरह के जुगाड़ अपना रहे हैं। सांची से बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी गांव में प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन गांव वालों को अखाड़े में करतब दिखाता देख खुद को रोक नहीं पाए और लाठी के साथ अखाड़े में उतरकर करतब दिखाने लगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।